अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। इंतहाई गैर मामूली हालात में आज एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हालात का रुख यकसर तब्दील कर दिया है। गुज़श्ता चंद माह के दौरान मुल्की हालात भी इंतहाई गैर मामूली थे, तरह तरह के सवालात और कयास आराइयां की जा रही थी, लेकिन आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार और खुद को पर्दे के पीछे रखने वाले DGISI लेफ्टिनेंट जनरल अदीम अंजुम की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस ने न सिर्फ इन सवालात के जवाबात दिए हैं, बल्कि बढ़ती कयास आराइयों, अफवाहों और प्रोपेगेंडे के आगे बंद भी बांध दिया है। ये पहली बार हुआ है कि ISI, जो मुल्क के तकरीबन हर मामले के पसे पर्दा रहती है, उसके सरबराह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है और मुल्क की मौजूदा सियासी और समाजी सूरत हाल पर खुलकर बात की है। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल अदीम अंजुम ने एक साल पहले जब अपने ओहदे का चार्ज संभाला था तो उसी वक्त उनके बारे में इत्तलात थी कि वो पसे मंजर में रहकर काम करना पसंद करते हैं, जिसके बाद देखा गया कि जनरल अदीम अंजुम DGISI का चार्ज संभालने के बाद कभी सामने नहीं आए। उन्होंने मीडिया के हवाले से अपना प्रोफाइल हमेशा लो रखा, यहाँ तक इत्तलात आई कि उन्होंने वज़ीर आज़म और दीगर आला ओहदेदारान से सरकारी मुलाकातों की तस्वीर जारी करने से भी मना कर दिया था। इसी पस मंजर में जब उन्होंने आज ISPR में होने वाली तमाम टीवी चैनल्स पर बराह रास्त नशर होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की तो ये कोई मामूली वाकया नहीं था और उन्होंने खुद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज़ में अपने मीडिया के सामने आने की वजूहात का तज़किरा भी किया कि मुझे एहसास है कि आप सब मुझे अपने दरमियान देखकर हैरान हैं। आज का दिन कुछ मुख्तलिफ है। आज मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपने इदारे के लिए आया हूँ, जिसके जवाब में दिन रात इस वतन की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। जब इन जवानों को झूठ की बिना पर बिला जवाज़ तज़हीक और तनकीद का निशाना बनाया जा रहा हो तो उस इदारे के सरबराह की हैसियत से मैं खामोश नहीं रह सकता था। जब एक जानिब से झूठ इतनी रवानी से बोला जाए कि मुल्क में फसाद का खतरा हो तो सच की तवील खामोशी भी ठीक नहीं है, ये भी जुर्म तस्वुर होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर सहाफ़ी की शहादत और इस पर होने वाली तहकीकात के हवाले से भी पाक फौज के दोनों अफसरान ने खुलकर गुफ्तगू की और सवालात उठाए, जिनके जवाबात का सामने आना इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2022 को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से एंकर अरशद शरीफ के हवाले से एक थ्रेट अलर्ट जारी किया गया। हमारी इतलात के मुताबिक ये थ्रेट अलर्ट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की खास हिदायत पर जारी किया था। ये थ्रेट एजेंसी से क्यों नहीं शेयर किया गया? 10 अगस्त को अरशद शरीफ पेशावर एयरपोर्ट से दुबई के लिए रवाना हुए। उनको खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुकम्मल प्रोटोकॉल फराहम किया। कल ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात रवानगी से मुंसलिक दस्तावेजी मामलात को किसने अंजाम दिया? मुत्तहिदा अरब अमारात में उनके क़यामुत ताम का बंदोबस्त कौन कर रहा था? किसने उन्हें मुसलसल ये बावर कराया कि वो पाकिस्तान आए वरना उन्हें मार दिया जाएगा? किसने उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी जान बैरून मुल्क खासतौर पर कीनिया जैसे मुल्क में महफूज है? ऐसे सवालात उठाए गए हैं जिनका जवाब आना यकीनन ज़रूरी है। अगस्त 2022 को खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की जानिब से ARY एंकर अरशद शरीफ साहब के हवाले से एक थ्रेट अलर्ट जारी किया गया। हमारी इतला के मुताबिक ये थ्रेट अलर्ट चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की खास हिदायत पर जारी किया। जब ARY न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट अमाद यूसुफ से तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर सलमान इकबाल ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी के फौरन बाद अमाद यूसुफ को हिदायत दी कि अरशद शरीफ को जल्द अज जल्द पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाए। मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट खैबर पख्तूनख्वा के स्टाफ ने ही तमाम काउंटर्स पर अरशद शरीफ की मुआवनत की और उन्हें फ्लाइट तक पहुंचाया। यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि UAE रवानगी से मुंसलिक दस्तावेजी मामलात को किसने सर अंजाम दिया? मुत्तहिदा अरब अमारात में अरशद शरीफ के क़याम ताम का बंदोबस्त कौन कर रहा था? किसने उन्हें मुसलसल ये बावर कराया कि वो पाकिस्तान वापस ना आए? केनिया पुलिस ने तो उन्हें पहचाना ही नहीं था। तो उनकी वफात की खबर सबसे पहले किसने और किसको दी? गुज़श्ता शब तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाडा की जानिब से अरशद शरीफ की मौत के हवाले से और उनसे जुड़े हकाइक से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बहुत से हकाइक से पर्दा उठाते हुए सवालात किए और दावा किया कि सहाफ़ी अरशद शरीफ को कत्ल करने की साजिश पाकिस्तान में तैयार हुई, जबकि वो इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में था और पाकिस्तान आना चाहता था। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ को साजिशियों ने डराया, बताया और मजबूर किया और वो शख्सियत थी जिन पर यकीन करना बनता है और उनको यहाँ से निकाल दिया गया। जब निकाल दिया गया तो वो दुबई पहुंचा। इस हवाले से गुज़श्ता रात जो फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें वो क्या इंकशाफात सामने रख रहे थे? अरशद शरीफ की शहादत और उससे जुड़े हकाइक के बारे में आज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी बात की है। दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस उसका कहना था कि वज़ीर दाखिला ने कहा अरशद शरीफ के कत्ल का मामला 2 लोगों की तरफ जाता है, बादी नज़र में ताने बाने इमरान खान और एक निजी टीवी चैनल के मालिक की तरफ जाते हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अरशद शरीफ के कत्ल का मामला बादी नज़र में इमरान खान और जो एक चैनल मालिक है, और उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ का कीनिया जाना किसने अरेंज किया इसका भी पता चलाया जाना चाहिए।
दिया गया कि जनाब आप चले जाएं बाहर, और फिर दुबई से जो है वो उसको कीनिया भेजा गया। वो हकायक जो सामने आ चुके हैं, वेरिफिकेशन के अमल के बाद इन चीज़ों को जो है वो आपके और कौम के सामने जो है वो रखा जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं, इसके ताने बाने जो हैं वो सारे दो जो है वो अशखास की तरफ जो है वो जाते हैं। एक का नाम इमरान खान है और एक का नाम सलमान इकबाल है। खुद कहा इन्होंने, मैंने उनको भेजा है, मुझे पता है कि उनको किससे खतरा था। फिर कल अगर इनको बुलाया जाएगा कि भाई आके बताओ कि उनको किसने भेजा था और उनकी जान को किनसे खतरा था, तो फिर बताएंगे, बयान करेंगे अवाम के सामने। अब एक तरफ ऐसा महसूस हो रहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अरशद शरीफ की शहादत को अपने लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस और तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा फैसल वोडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उनके लॉन्ग मार्च और उनके 6 माह से बनाए गए गैर मुल्की साजिश के बयानिए से हवा निकाल दी है। अब जो हकीकत सामने आ रही है, उन्होंने न सिर्फ इमरान खान के बैरूनी साजिश के बयानियों को बुरी तरह एक्सपोज किया है, बल्कि उनकी हकीकी आज़ादी मार्च को शुरू होने से पहले ही दफन कर दिया है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पाक फौज के दोनों अहदेदारान ने साइफर कहानी का पर्दा चाक किया है। DGISPR ने आज ये भी बताया है कि साइफर के मामले में आर्मी चीफ ने 11 मार्च को उस वक्त के वजीर आजम यानी इमरान खान को इस बारे में बताया था, जिस पर उन्होंने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बात हमारे लिए हैरान कुन थी जब 27 मार्च को इस्लामाबाद के जलसे में कागज का टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर तक कोई वास्ता नहीं था। हैरान कुन था जब 27 मार्च इस्लामाबाद के जलसे में कागज का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। साइफर के हवाले से हाल ही में कई हकायक मंजर आम पर आ चुके हैं, जिसने इस खोखली और मनगढ़ंत कहानी को बेनकाब कर दिया है कि कैसे पाकिस्तानी सफीर की राय को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। 31 मार्च की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी इस सिलसिले की एक कड़ी थी। ISI ने बड़े वाजे और प्रोफेशनल अंदाज में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बता दिया था कि हुकूमत के खिलाफ किसी भी किस्म की साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। DGISPR की जानिब से साइफर की हकीकत आश्कार करने के बाद आपको एक बार फिर दिखाते हैं कि कैसे इमरान खान ने एक मामूली मरासले को साजिश का रंग दिया और कौम को अपने मकासद के हुसूल के लिए राग़िब करने की कोशिश की। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है, धमकियां मिल रही हैं। बैरूनी साजिश की ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मुनासिब वक्त पर और बहुत जल्द सामने लाई जाएंगी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी वाज़ेह तौर पर कौम को बताया गया है कि कैसे चेयरमैन इमरान खान दिन की औकात में पाकिस्तान की हिफाजत के जिम्मेदार इदारे को गालियां निकालते थे और रात की तारीकी में उसी इदारे के सिपह सालार से मुलाकातें करते थे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वाज़ेह किया गया कि कैसे इमरान खान ने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को ताहयात आर्मी चीफ रहने की पेश, जिसे उन्होंने न सिर्फ ठुकराया बल्कि यह भी वाज़ेह अंदाज में इमरान खान को बताया कि फौज बतौर इदारा हर सूरत न्यूट्रल रहेगी। मार्च के महीने में आर्मी चीफ को उनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर मुहिना मुद्दत की तोसी की पेशकश भी की गई, मेरे सामने की गई। ये बहुत पुरकशिश पेशकश थी, लेकिन उन्होंने इसको भी ठुकरा दिया। अगर आपका दिल मुतमिन है कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो उसकी मुद्दत मुलाजमत में इतनी तोसी क्यों दे रहे हैं? DGISI की तरफ से ताहयात मुद्दत मुलाजमत में तौसी की पेशकश के हवाले से तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर से सहाफ़ियों ने सवाल किया, जिसके जवाब में उनका कहना था कि इमरान खान ने आर्मी चीफ से कहा था कि अगर एक्सटेंशन के लिए रिजीम चेंज करके मुल्क को शिकार किया जा रहा है तो हम भी एक्सटेंशन दे सकते हैं। बंद कमरों की बातें अगर बाहर आना शुरू हुई तो फिर बहुत सारी बातें हैं जो बाहर आएंगी जो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। जो वहाँ बंद कमरे में हो रही है वो ऐसी नहीं है जो इमरान खान जो है वो जलसों के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर टीवी पर बैठकर ना करते हो। असद उमर साहब यानी इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि ऐसी पेशकश इमरान खान की जानिब से आर्मी चीफ को की गई थी जिसमें मुद्दत मुलाजमत की जो एक तौसी है, मुद्दत मुलाजमत में गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए जो है वो तौसी की पेशकश इमरान खान को की गई थी, जो अल्टीमेटली आर्मी चीफ की तरफ से ठुकराई गई। अब इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सियासतदान के सरबरा हमारे साथ मौजूद है एजाजुल हक साहब। एजाजुल हक साहब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाजुल हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, अमूमन इदारे के मौक़िफ़ को पेश करते हुए हमने DGISPR तर्जुमाने पाक फौज को मीडिया का सामना करते हुए देखा है, लेकिन आज जिस अंदाज में ISI के सरबरा जो है वो भी सामने आए, ये कितना गैर मामूली था और आकर ना सिर्फ उन्होंने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है बल्कि तुंदो तेज सवालात के जवाबात भी दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा एक आज यूजुअल सा इवेंट है। मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 20 मिनट का टाइम डिफरेंस की वजह से, लेकिन मैंने उसके बीच बीच में से एक साथ जो है वो देखे हैं।
तो इसमें बात यह है कि देखिए सोशल मीडिया ने मजबूर कर दिया ISI और ISPR को इकट्ठे मौक़िफ़ देने पर, और सोशल मीडिया पे कुछ मन घड़त और कुछ इस किस्म की बातें आ रही थी, जिससे कि वाकई में इंस्टीट्यूशन को मैं ISI की बात नहीं कर रहा बल्कि पूरी फौज पर इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, खासतौर पर अरशद शरीफ की शहादत के बाद, जो कि मेरे ख्याल में अनकॉल्ड फॉर थे, अनवांटेड थे। लेकिन रिएक्शन भी इतना सख्त नहीं आना चाहिए था जितना सख्त रिएक्शन मैंने जो थोड़ा बहुत देखा है, जितना सख्त ये रिएक्शन आया है। मेरे ख्याल में माजी के अंदर भी खुद DG ISI ने कहा, और मैं उनको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने आने के बाद एक बिल्कुल लो प्रोफाइल अपना स्टांस रखा था, यहाँ तक कि किसी मीडिया पे किसी जगह उनकी तस्वीर भी नहीं आ रही थी, तो आज उनको आकर वो कुछ कहना पड़ा जो कि मैं समझता हूँ कि आज तक माजी में किसी को इस तरह आकर सफाइया तो मैं नहीं तो कहूँगा। एजाजुल हक साहब, ये तो इस बात का गमाज है कि इदारे ने वो गम गुस्सा या दर्द महसूस किया है और बहुत अरसे से महसूस किया जा रहा था, लेकिन कोई टिपिंग पॉइंट ऐसा था जिससे सब्र का पैमाना लबरेज हुआ है। जी लाजमी बात है, टिपिंग पॉइंट तो यही था कि मेरा ख्याल है कि अरशद शरीफ का जो कुछ उनके साथ हुआ बड़ा अनफॉर्चुनेट है, इस पे बहुत लोगों को गम है, लेकिन क्योंकि टारगेट जो है वो अदारे को किया गया था, तो इसलिए मैं समझा कि उन्होंने अपना फर्ज समझा कि वो इसकी सफाई पेश करें। लेकिन बेहतर ये होता, मैं ये समझता हूँ, बेहतर ये होता कि अगर इसकी एक साफ और शफाफ इंक्वायरी होती, और जो बातें उन्होंने आज DG ISPR ने इस केस के बारे में कही है, अगर वो अगर मैं समझता हूँ कि उस इंक्वायरी के अंदर आ जाती तो वो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि हमने एक कंक्लूजन जो है वो शायद आपने ये प्रेशर तफसील से सुना नहीं, क्योंकि मैंने तो सुना है स्पेकुलेशंस कोई भी नहीं है। खुद DG ISI और DG ISPR ने कहा कि बजाय इसके कि स्पेकुलेशंस हो, हमें इंक्वायरी का इंतजार करना चाहिए, बल्कि आलमी इदारों की अगर मदद चाहिए तो वो भी लेनी चाहिए, UN को भी इसमें शामिल करना चाहिए, और जो शफाफ इंक्वायरी है, जो डिटेल्स है वो आनी चाहिए, अनअर्थ होनी चाहिए, अनफोल्ड होनी चाहिए, उसके बाद कोई बात हतमी तौर पर या सर्टेनिटी के साथ हो सकती है। लेकिन इससे पहले ही वो लोग जो स्पेकुलेशंस कर रहे हैं, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मार्केट के अंदर फैला रहे हैं, जो बराह रास्त इसका रुख इदारे की तरफ मोड़ रहे हैं, क्या ये जस्टिफाइड है? नहीं, बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। मैं तो बिल्कुल समझता हूँ कि गलत है, और खास तौर पर हमारे इदारों पर, हमारी फौज पर कोई तनकीद करना और डायरेक्ट इल्जामात लगाना, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अनवांटेड है, और ये 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा है। मेरे ख्याल में आप मुहिब वतनी का सबूत नहीं दे रहे, बल्कि आप दुश्मनों के हाथों में खेल रहे हैं, अगर आप इस किस्म की बात कर रहे हैं। ये कौन है जो मिसगाइड कर रहा है इमरान खान साहब को, या उनके साथी हैं? क्योंकि कल हमने फैसल वाडा साहब की गुफ्तगू भी सुनी, तो लग तो ये रहा है कि कुछ अंदर के लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को हिसार में लिया हुआ है या मिसगाइड कर रहे हैं, अपने ही इदारों के सामने ला खड़ा किया है। देखिए, इसका जवाब तो खान साहब खुद देंगे या आप मालूम कर लें, मुझे तो अंदर की और PTI की इतनी बातों का मालूम नहीं है। ये वैसे ये कैसे हो सकता है एजाजुल हक साहब कि आपको मालूम ना हो, क्योंकि बहुत सारी मुलाकातों के गवाह और शायद तो आप भी रहे हैं। नहीं, मेरी तो 1-to-1 मुलाकातें होती रही है और उसमें अच्छी बातें होती रही है। कभी इस किस्म की बात नहीं हुई कि अदारों के बारे में कुछ कहा जाए या कुछ ना कहा जाए। देखिए, बहुत सी कोशिशें हुई हैं कि मामलात को पैचअप किया जाए, मुल्क में अमन व अमान आए, इलेक्शन जो है वो करवा दिए जाए, लेकिन अपनी अपनी हर एक की ख्वाहिशात होती हैं, हर एक की अपनी अपनी बात होती है। वो एक जमात के सरबराह हैं। फैसल वाडा ने जो कुछ कल कहा, मेरे ख्याल में वो भी बड़े अजीब व गरीब सा हुआ है, जो कुछ नहीं होना चाहिए था वो उन्होंने कह दिया वहां जाकर। तो एजाजुल हक साहब, उन मुलाकातों का क्या बना जो आपकी मौजूदगी में हुई और 1-on-1 हुई? इसका हवाला तो खुद आज DG ISI ने भी दिया है कि एक तरफ तो आप रात की तारीकी में मुलाकातें करते हैं और सुबह में आप पब्लिक के सामने खड़े होकर मीर जाफर, मीर सादिक कहेंगे, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। एक तरफ आप गद्दार कहते हैं, अपने दिल पे हाथ रख के वो कहते हैं ये बताएं कि अगर गद्दार है तो फिर आप मिलते क्यों हैं, मुलाकातें क्यों करते हैं? अगर गद्दार है तो फिर आप उनको ऑफर क्यों करते हैं गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए एक्सटेंशन की? देखिए, ये सारी बातें जो है ये फौज में और अवाम में दूरियां पैदा करने के लिए है। मैं समझता हूँ ना उनको ये बातें
करनी चाहिए और ना मेरी मौजूदगी में कोई मीटिंग हुई है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं 1-on-1 हुई है और एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपकी मौजूदगी नहीं, आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई वालों, ये तो आपने कहा ना कि पीटीआई वालों के साथ आपकी मुलाकात नहीं, लेकिन जो मुलाकातें हुई हैं उनके तो आप गवाह हैं या नहीं? जी, मेरी मुलाकातें खान साहब से हुई है, मैं उसका एतराफ़ करता हूँ, कोई छुप के नहीं की। हर मुलाकात के बाद अखबार में भी आया है, टेलीविजन के ऊपर भी आया है और टिकर्स भी चले हैं। तो मेरी मुलाकातों से कोई ऐसा नहीं है कि किसी मैं जाकर किसी दुश्मन से मिल रहा हूँ। और लेकिन सर सहूलतकारी तो आपने की है ना, आप इसको तो कंफर्म कर दें कि आप सहूलतकार तो रहे हैं कम अज कम इदारों और इमरान खान के दरमियान मुलाकात के लिए। नहीं, सॉरी, आप इस किस्म का अल्फाज ना इस्तेमाल करें। सहूलतकार कहना मतलब कोई स्मगलिंग कर रहा हो या कोई किसी को करने जा रहा हो। सहूलतकार उर्दू का लफ्ज है सर। नहीं, उर्दू का लफ्ज है। सहूलतकारी बेहतर काम के लिए भी हो सकती है। जी, ये सहूलतकारी नहीं होती बेहतर काम के लिए। कोई चले फैसिलिटेशन कर दे आप जी, अंग्रेजी में इसको कह देते हैं, आपने फैसिलिटेट तो किया है ना। चले कंसल्टेशन कह लें, फैसिलिटेशन तो नहीं कह सकते, कंसल्टेशन कह सकते। इस कंसल्टेशन में इतनी बेनतीजा क्यों रही सर ये कंसल्टेशन, और मामलात इस नहज पर क्यों आ गए कि आज डीजीआईएस और डीजीआईएसपीआर दोनों कंबाइंड बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी उनको? कोई बेनतीजा नहीं होती मुलाकातें। मेरा ख्याल है कि जो कुछ कहा गया उस पर तबसरा करने के बजाय हमें वेट करके देखना चाहिए कि हालात किस तरफ जाते हैं। एक शख्स को टारगेट करने से पहले थोड़ा सा जरा माजी की हिस्ट्री में चले जाएं और पार्लियामेंट के अंदर जो तकरीरें हुई हैं उनको सुन लें, और जो एग्जाइल में बैठकर, यानी जो कि शख्स पाकिस्तान से 1 महीने का कहकर गया और वापस नहीं आया, जो उन्होंने जो कुछ कह दिया था उसके बाद अगर उस पर आपने कोई एक्शन नहीं लिया, जो वो कहते रहे कि ये कौन उलझाता है चीजें और कौन सुलझाता है, ये सारी बातें तो सब नहीं, इसका जवाब भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है ना सर। वो कहते हैं कि मार्च से पहले इवन सेनेट इलेक्शंस तक ठीक है वो बात होगी, लेकिन उसके बाद मार्च के बाद जब फौज ने ये फैसला कर लिया कि वो इंटरवेंशन नहीं करेंगे सियासत के अंदर, पॉलिटिकली जो है उनकी इंटरफेरेंस नहीं होगी, तो उसके बाद फौज को क्यों मजबूर किया जाता रहा कि वो गैर आईनी रोल प्ले करें? मैं तो कहता हूँ बहुत उन्होंने आईनी रोल प्ले किया है। जो जुलाई, और मैंने तो खान साहब को भी ये कहा था कि जो जुलाई और अक्टूबर के इलेक्शन हो गए, इससे ज्यादा गैर जानबदारी आर्मी की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से देखने में ना आई है ना आएगी। और इसके बावजूद के इख्तलाफात थे, इसके बावजूद के उस वक्त भी गम और गुस्सा था, उसके बावजूद उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया और जो सही नताइज थे वो कौम के सामने आ गए। तो अब इस चीज को आगे लेकर चलना चाहिए बजाय इसके कि महाजराई को मजीद तकवीत दें। मेरे ख्याल में इन मामलात को आगे लेकर चलना चाहिए, अच्छा माहौल पैदा करना चाहिए। अगर कुछ मुलाकातें नतीजा खेज नहीं हुई है तो मजीद मुलाकातें करनी चाहिए ताकि बीच में से कोई हल निकल सके। आप समझते हैं कि मजीद मुलाकातों की गुंजाइश मौजूद है? जी बिल्कुल, कभी भी दरवाजे बंद नहीं होते। मैं पहले भी ये कहता रहा था कि कभी नंबर ब्लॉक नहीं होते, कभी ऐसा नहीं होता कि मुलाकातों की गुंजाइश ना रहे। ये पाकिस्तान है, यहाँ भारत पाकिस्तान के शहरी का हक है कि वो मुलाकातें भी करे और बातें भी करे, और एक अच्छा माहौल पैदा करना मुल्क के अंदर, एक अच्छी फजा पैदा करना जिससे कि मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ जाए, बेहतरी की तरफ जाए। मेरा ख्याल है कि ये हर उस अदारे का फर्ज है जो कि स्टेक होल्डर है इस मुल्क में। तो एजाजुल हक साहब, खान साहब ने तो हतमी राउंड खेलने का फैसला कर लिया है, मुलाकात तो वो नहीं कर रहे, वो तो कल मार्च करने जा रहे हैं। देखें, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं ये हतमी राउंड खेल रहा हूँ, ये कहा है कि उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं चढ़ाई कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं वहां जा रहा हूँ, जो जगह हमें दी जाएगी वहां पे जाके मैं जलसा करूंगा। तो इसमें कौन सा, ये तो मरियम नवाज से लेकर बिलावल भुट्टो 3000 लोगों को लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर सकता है और मरियम नवाज आधे रास्ते से वापस जा सकती है। मौलाना फजल रहमान आकर बारिश में वहां बैठ सकते हैं, तो इमरान खान ने जाकर कौन सा कोई पता कर लेना इस्लामाबाद। इमरान खान के अपने लोग कह रहे हैं कि मार्च बड़ा खूनी होगा, बड़ा खून खराबा देख रहे हैं। इमरान खान की पार्टी के अंदर बैठे हुए लोग ये कह रहे हैं। वो जिसने किया वो फरमाइशी प्रोग्राम का जो किया गया, वो उस फरमाइशी प्रोग्राम के बारे में भी आपको वो किसके कहने पे किया सर? जिन्होंने पीटीवी पे चलवाया, उसे पीटीवी किसके कंट्रोल में है? यानी फैसल वोडा ने हुकूमत के कहने पे किया? जी बिल्कुल। तो वो तो पीटीआई के मेंबर है सर, फैसल वोडा तो उनको मैंने नहीं शो कॉज नोटिस दिया, उनके पीटीआई उन्होंने शो कॉज। इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि पीडीएम से तो उनकी नफरत है और बढ़ती जाएगी। जो अल्लाह करे कि इसी तरह हो। मुझे तो मालूम नहीं कि किसी की किससे कितनी नफरत है, ना ही नफरतें होनी चाहिए इन मामलात में।
देखिए कोई किसी की दुश्मनी तो नहीं है ना आपकी, कोई ये आपका मुल्क है, इसमें आप सबने रह रहे हैं। आप बैठकर एक दिन पहले लॉन्ग मार्च से कह रहे हैं जी खून हो जाएगा, खराबा हो जाएगा, गोलियां चल देंगी, मुझे मारा जाएगा, मैं अपने घर पे बता कर आ गया हूँ कि जो मारेंगे मुझे मैं उनको भी मार दूंगा। ये क्या बातें, ये बातें करने की हैं, ये मैच्योरिटी की बातें हैं, ये कौम को आप क्या दर्ज दे रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता। तो इसका अंजाम क्या देख रहे हैं? लास्टली एजाजुल हक साहब ये बताइएगा कि ये कंक्लूसिव कहाँ जाकर देख रहे हैं आप, कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं इसको? ये कंक्लूसिव होगा और बहुत जल्द होगा इंशाल्लाह। इलेक्शंस की डेट आएगी, सब इलेक्शंस की तैयारी करेंगे, इंटरम गवर्नमेंट आएगी, इस मुल्क के अंदर इलेक्शंस होंगे और जो जीतेगा वो हुक्मरानी। बहुत बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब, सीनियर सियासतदान, मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह और बहुत सारी मुलाकातों के निशाहिद भी हैं, हमारे साथ मौजूद थे। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इमरान खान लॉन्ग मार्च करेंगे, लॉन्ग मार्च है या खूनी मार्च है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जुमे के रोज से लाहौर लिबर्टी चौक से लॉन्ग मार्च करने का ऐलान कर रखा है, लेकिन उनके लॉन्ग मार्च के शुरू होने से कबल ही खूनी लॉन्ग मार्च करार दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च तसादुम से भरपूर होगा, जिसमें लाशें गिरने के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। पहले तो उनके मुखालिफिन उन पर इल्जामात लगाते थे कि अपनी सियासत को परवाज चढ़ाने के लिए मुल्क को कौम की कुर्बानी देने पर भी तैयार हैं, लेकिन कल उनकी जमात के अपने ही सीनियर रहनुमा फैसल वोडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मार्च के गुब्बारे से हवा निकाल दिए। उन्होंने आवाम को भी खबर दी कुछ लोग मार्च की आड़ में बेगुनाह मासूम लोगों की जानों के दर पे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे इस मार्च के अंदर खून ही खून, मौत ही मौत और जनाजे ही जनाजे दिखाई दे रहे हैं। मैं बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूं कि मुझे इस मार्च के अंदर खून ही खून, मौत ही मौत और जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं। लॉन्ग मार्च से मुतालिक फैसल वोडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक कल मुस्लिम लीग नून के ताहियात कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी लंदन में मीडिया से बात की कि मेरे अल्फाज लिख लें, लॉन्ग मार्च नाकाम हो जाएगा, इमरान खान इनकलाबी नहीं बल्कि झूठे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो लोगों को चोर कहते हैं लेकिन वो खुद सबसे बड़ा चोर है। वोडा साहब कह रहे हैं जो पीटीआई से कि इसमें लाशें गिरेंगी और खून खराबा होगा, ये इनकलाबी बंदा ही नहीं है, ये झूठा आदमी है, चोर लोगों को कहता है, खुद सबसे बड़ा चोर है। आज वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी दो मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इमरान खान आज कौम के सामने बेनकाब होने के बाद कौमी नासूर की सूरत इख्तियार कर गया है। एक एप्लीकेशन दी है और उस एप्लीकेशन में इन्होंने कहा है कि H9 और G9 एरिया जो है, जिसमें ये कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे जो है वो इजाज़त दी हुई है गैदरिंग की, तो वहाँ पे हमें गैदर होने का जो है वो NOC जो है वो दिया जाए। ICT की इंतज़ामिया जो है वो इस दरख्वास्त का जायज़ा ले रही है। इनकी इंटेंशन से मुतल्लक भी जो है वो प्रोफेशनली जो है वो असेसमेंट की जा रही है, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो ठीक नहीं है। अगर 245 को इन्वोक करने की जरूरत पड़ी, हालात इस किस्म के हुए तो जरूर इन्वोक करेंगे, वो हमारा आईनी हक है। हमारी कोशिश यही होगी, हमारी प्रेफरेंस यही होगी कि जो सिविलियन अदारे हैं या सिक्योरिटी अदारे दूसरे हैं, मसलन रेंजर्स हैं या FC वगैरह जो है, उनसे ये सिचुएशन कंट्रोल हो। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से बात करते हुए इमरान खान के लॉन्ग मार्च को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इमरान खान का मार्च आज़ादी मार्च नहीं, आवारगी मार्च है। पहले इमरान खान ने 126 रोज़ का धरना देकर चीन को हमसे दूर रखने की कोशिश की। आज इस्लामाबाद में पाक चीन मईशत पर अहम इजलास हो रहा है तो फिर वही हरकत शुरू कर दी है। तहरीक इंसाफ की जानिब से आज लॉन्ग मार्च और फैसल वोडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया गया। असद उमर और फवाद चौधरी समेत PTI के दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मजमूम कोशिश थी जो हमें नाकाम रही, क्योंकि इसका पोल खुल गया है, हमारी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है। शाह महमूद कुरैशी से मुताल्लिक़ क्या कह रहे थे वो भी आपके सामने रखते हैं। सिर्फ इत्तलात आ रही थी कि लोग लॉन्ग मार्च के लिए तैयारी कर रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग, कारकुनान के अलावा अवाम और आम शहरी जो हैं, इमरान खान के बयानिए को ज़हनी तौर पर कबूल कर चुके हैं। आज इमरान खान ने भी लॉन्ग मार्च के हवाले से एक वीडियो पैगाम जारी किया है। लाहौर लिबर्टी चौक से निकलने का इरादा रखते हैं, लेकिन उससे पहले ही जो तैयारी इमरान खान की जानिब से की गई है, आज उसकी एक झलक ऐवान अदल में वकला कन्वेंशन में भी दिखाई दी। इमरान खान ने आज लाहौर में वकला कन्वेंशन से खिताब किया, जिसके बाद उन्होंने बार काउंसिल को 50 मिलियन का चेक भी हुकूमत पंजाब की तरफ से ग्रांट के तौर पर दिया है। उनके बार को 5 करोड़ के चेक देने पर भी तनकीद की जा रही है। उनके चेक देने की टाइमिंग पर सवालात उठाए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद से अवाम इस्तराब का शिकार है।
क्योंकि 2014 के 126 रोज के धरने के बाद भी इमरान खान हुकूमत का तख्ता उलटने में नाकाम रहे थे, लेकिन इस धरने से मुल्क को नाकाबिले तराफी नुकसान हुआ था। आज जिस वक्त इमरान खान वकला के दरमियान थे, ये रकूम तकसीम की जा रही थी, जिस वक्त तकसीम की जा रही हैं, तकरीबन एक रोज़ पहले, चंद घंटे पहले उस मार्च से जिसको लाहौर के लिबर्टी चौक से निकलना है, ये रकम जो हुकूमत पंजाब के ख़जाने से दी गई है, इसका इस मार्च से क्या ताल्लुक़ है? ये रकूम इमरान खान किस कैपेसिटी में तकसीम कर रहे हैं? पंजाब हैं, इमरान खान आते हैं पंजाब में, वकला को ये 50 मिलियन का चेक दे देते हैं, यकीनन सवालात तो उठेंगे। आज फिर मुल्क इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, आधा मुल्क सैलाब से तबाहाल है, मईशत की हालत नाजुक है, बेरोजगारी और महंगाई अपनी बुलंदियों पर है। ऐसे में एक बार फिर एहतजाज, धरनों, जलाओ घेराव की सियासत से मुल्क को भारी नुकसान का अंदेशा भी है। यकीनन इसका डिफ्यूज़ होना मुल्क के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अभी एक ब्रेक लेंगे, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक। T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले में पाकिस्तान क्रिकेट टीम दूसरे मैच में भी मुसलसल शिकस्त खा गई है। भारत से शिकस्त खाने के बाद आज जिम्बाब्वे, जो निस्बतन कमजोर हरीफ समझी जा रही थी, आज जिसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा था पाकिस्तान क्रिकेट टीम से कि जिम्बाब्वे को एक कंप्रीहेंसिवली ये शिकस्त होगी, रन रेट भी बेहतर हो जाएगा, लेकिन आज सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे से 1 रन से शिकस्त खा गई है। जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, पहले बैटिंग करते हुए 130 रन बनाए। पाकिस्तान को जीत के लिए 101 के लिए 131 रन का हदफ दिया गया, लेकिन पाकिस्तान की टीम जिम्बाब्वे के बॉलिंग अटैक के सामने रेत की दीवार साबित हुई और 8 विकेटों के नुकसान पर महज 129 रन पर ढेर हो गई। यूं जिम्बाब्वे सुपर 12 मरहले का ये इंपॉर्टेंट मैच, जो पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम था, पाकिस्तान के लिए नहायत इंपॉर्टेंट था, टूर्नामेंट में बाकी रहने के लिए, टूर्नामेंट के अंदर अपनी जगह बनाने के लिए, वो मैच पाकिस्तान को टीम अनफॉर्चुनेटली हार गई है, जिसके बाद टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत सारे सवालात यकीनन उठ रहे हैं और आने वाले दिनों में उठेंगे भी। भारत के साथ एक कांटेदार मुकाबला हुआ था। आज पाकिस्तान को जीतना इसलिए इंपॉर्टेंट था कि इसके बाद मजबूत टीम है साउथ अफ्रीका, जिसके साथ पाकिस्तान को टकराना है। साउथ अफ्रीका ऑलरेडी आज अब नीदरलैंड से कॉम्प्रीहेंसिवली जीती है और उसके बाद अब संडे को पाकिस्तान क्रिकेट टीम नीदरलैंड के साथ टकराएगी। फिर साउथ अफ्रीका इसी पोल के अंदर एक इंपॉर्टेंट टीम है, उसमें अगर हार भी जाती है, मतलब साउथ अफ्रीका को हरा देते हैं हम, तो उसके बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर मगर पर आ जाएगी, क्योंकि भारत का फिर साउथ अफ्रीका को एक अच्छे मार्जिन के साथ हराना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लग ये रहा है कि पाकिस्तान के अब इस टूर्नामेंट के अंदर बाकी रहने के चांसेस खासे मादूम हो गए हैं। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।